नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत बड़ी खबर से। रांची में हिंसा के आरोपियों की पहचान के लिए शहर में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए और फिर उनको हटा लिया गया। इस पर झारखंड में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी इसके लिए सत्ताधारी कांग्रेस और जेएमएम को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जेएमएम के इशारे पर ही ये पोस्टर्स हटाए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि पहले ये पोस्टर्स चिपकाए गए रांची हिंसा के जो आरोपी थे उनके, और उसके बाद इन पोस्टर्स को हटाया गया। पुलिस से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कल शाम को कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ सुधार करना है, और अब इसी को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। पोस्टर हटाने को लेकर बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस सरकार के ऊपर हमलावर है। और हम आपको बता दें कि रांची में 10 जून को हुई हिंसा को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से पहले तो दीवारों पर पोस्टर्स चिपकाए गए और फिर पोस्टर्स को हटा भी लिया गया। रांची पुलिस के इस कंफ्यूजन पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और जेएमएम के इशारे पर यह पोस्टर्स हटाए गए हैं। तो ये देखिए आप, दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पहले पोस्टर्स चिपकाए गए, कहा यह गया कि भाई इन पोस्टर्स में कुछ सुधार होना है, उसके बाद इन पोस्टर्स को हटा लिया गया। अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पुलिस के कहने पर ये पोस्टर्स हटाए गए होंगे। जाहिर सी बात है कि जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस के समर्थन से, तो जवाबदेही तो सरकार की ही बनेगी, क्योंकि पुलिस जो है वो सरकार के अंडर में यानी अधीन में ही काम करती है। 10 जून को हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पोस्टर लगाने और फिर हटाने के बाद सरकार में शामिल कांग्रेस और जेएमएम ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अब कह रहे हैं कि वो पोस्टर लगाने के पक्ष में नहीं है, तो पुलिस ने उनकी मानी क्यों नहीं? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमें शांति को और ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी करा करके, बुलडोजर चला करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं पुलिस को महामहिम ने और बहुत सारे निर्देश दिए थे और पूछा था कि अश्रु गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े गए, वाटर कैनन क्यों नहीं चलाया गया। क्या इन सारी चीज़ों को लेकर के जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने सरकार के पास अपना कोई पक्ष रखा है? आपदा में अवसर तलाश करती है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह के संवेदनशील मामलों में हम लोगों को बहुत संयम से काम लेना चाहिए। और सवाल ये उठता है कि तस्वीर आपके साथ हो, मेरे साथ हो या बाबूलाल जी के साथ हो, वो तस्वीर बहुत कुछ बयान नहीं करती है। तस्वीर के पीछे की जो मंशा है उसको हमको आपको देखना है, पुलिस प्रशासन को देखना है। और जो जांच कमेटी बनी है, पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, हम समझते हैं कि कोई भी जो दोषी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और सरकार निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई भी करेगी। और हिंसा के आरोपियों के पोस्टर्स हटाने पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार आरोपियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। पूरी बात सुन लेते हैं। हमारे साथ पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी हैं। सर, रांची में हिंसा भड़की थी, राज्यपाल ने कहा था कि जो उपद्रवी हैं उनका पोस्टर लगाइए, तो कल पोस्टर तो लगाया गया लेकिन तुरंत उसको उतार लिया गया। कहा जा रहा है कि कुछ उसमें त्रुटि थी, तो उसमें कुछ संशोधन करना है। क्या लग रहा है कि जेएमएम के इशारे पे हुआ है? देखिए, लग नहीं रहा है। जिस प्रकार से पोस्टर लगे और पोस्टर उतारा गया, तो इससे तो बिल्कुल साफ है सरकार दबाव में है और पुलिस भी उसके दबाव में है। इस कारण से जब पुलिस ने लगाई और फिर पुलिस ही हटाई, और आज मैंने देखा कि सीनियर एसपी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि कुछ त्रुटि है उसको ठीक करना। अब मुझे लगता है अगर त्रुटि ठीक करना है तो आज तो ठीक हो जानी चाहिए। आज देखना ये बाकी है कि आज वो पोस्टर लगता है कि नहीं लगता है। अगर आज पोस्टर लग गया उस त्रुटि को सुधार करके, तो समझ में आएगा कि भाई हाँ वास्तव में कुछ त्रुटि था, और नहीं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार दबाव में है और सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन। क्या लग रहा है कि आपको उपद्रवियों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है सरकार का? देखिए, वो तो उस दिन ही साफ दिखा, क्योंकि भारत सरकार की जो एजेंसी है उसकी भी रिपोर्ट थी जो मेरी जानकारी में है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। 150 लोग अराजकता फैला सकते हैं।
हाँ, नहीं गड़बड़ हो सकता है, अराजकता फैला सकते हैं। तो बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी जो हैं वो नियत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई ये तो पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करेगी। मेरे साथ रांची से संवाददाता शशांक कुमार जुड़ रहे हैं। शशांक, पुलिस जो है वो सरकार के अधीन में काम करती है, सरकार कह रही है कि भाई पुलिस तय करेगी। पुलिस का कंफ्यूजन साफ साफ देखा जा सकता है, इसको कैसे समझे? बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि इसमें मुसलमान की तस्वीर दिख रही है और शायद इसीलिए ये राजनीति की जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा। कैसे समझे? देखिए, ये जो उपद्रवियों का पोस्टर था वो राज्यपाल के निर्देश पे लगाया गया था। कल इसको लगाया गया, फिर उतार लिया गया। पुलिस ने 2 लाइन का प्रेस रिलीज जारी किया कि इसमें कुछ संशोधन करना है। उसके बाद आज लेकिन पोस्टर अब तक नहीं लगाया गया। क्या संशोधन अब तक नहीं हो पाया? बीजेपी ने साफ कहा है कि सरकार जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और सरकार के इशारे पे पोस्टर उतारा गया। हमारी जेएमएम से बात हुई, कांग्रेस के नेता से बात हुई, दोनों ने कहा कि पोस्टर की क्या जरूरत है, आप ऐसा कुछ कदम उठाइए जिससे वो जेल जाए, कार्रवाई हो। ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे समाज में तनाव हो, मनमुटाव हो। और अभी हमारी कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि पोस्टर उतर गया, ये बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। तो क्या इसका मतलब मुख्यमंत्री के इशारे पर ये पोस्टर उतरा है? इरफान अंसारी का भी जो अभी बयान आया वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। अब सीधा सीधी बात यह है कि वो जो पोस्टर लगा था उसमें 33 उपद्रवी के फोटो था और सब एक विशेष समुदाय से आते हैं। तो क्या अपना वोट बैंक जो है वो महागठबंधन को उसमें दिख रहा है? ये पोस्टर लगेगा तो हमें उससे नुकसान है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना और जरूरी हो जाता है, और वो समझना ये जरूरी हो जाता है कि जब उत्तर प्रदेश में सीए कानून को लेकर उपद्रव हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो सड़क किनारे उपद्रवियों के पोस्टर्स लगाने को सही ठहरा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पोस्टर्स हटाने का आदेश दे दिया था और संविधान के अनुच्छेद 21 का जिक्र किया था कि यह निजता के अधिकार का हनन है। लेकिन उधर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए 59 आरोपियों का एक नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। पोस्टर के जरिए 10 जून की हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। हिंसा केस में अब तक प्रयागराज में 92 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो एक तरफ रांची जहां पर ये पोस्टर्स को लगाया गया और फिर उतारा जा रहा है, और इधर एक उत्तर प्रदेश पुलिस जो बार बार नए नए नामों के साथ, नई नई तस्वीरों के साथ पोस्टर्स जारी कर रही है, उनको लगा रही है। लगातार बुलडोजर चल रहा है और दबिश भी चल रही है। ये कार्रवाई सही है या गलत है, इस पर डिबेट हो सकती है, कोर्ट के आदेश की बात हो सकती है। लेकिन हाँ, दोनों जगहों का फर्क हमने आपको बताया। एक ही दिन यानी 10 जून को देश के कई राज्यों में हिंसा और पथराव हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ और झारखंड में भी हुआ, लेकिन दोनों राज्यों में आरोपियों को पकड़ने को लेकर रवैये में फर्क साफ साफ दिख रहा है। रांची में आरोपियों की पहचान के लिए लगाए गए पोस्टर्स को हटा दिया गया, तो प्रयागराज में 59 नए चेहरों वाले पोस्टर लगा दिया गया। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब सीए के दौरान इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ था तो हाईकोर्ट ने इन पोस्टर्स को हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गलत माना था और कहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि आरोपियों को इस तरह से पोस्टर्स लगाए जाए, उनकी निजता का हनन किया जा रहा है। लेकिन दो राज्यों की पुलिस के काम करने के तरीके पर जरूर ये दोनों पोस्टर्स सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ कार्रवाई सख्त दिखाई दे रही है और ये बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि दंगाइयों को, उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी मासूम आदमी को छेड़ा नहीं जाएगा और उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन झारखंड में पोस्टर हटाने का काम चल रहा है और नया पोस्टर लगाए जाने पर प्रयागराज के जो आईजी हैं संजय राकेश, उनका क्या कुछ कहना है वो सुनना भी बेहद जरूरी है। सुनिए आप। आईजी प्रयागराज राकेश सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, क्या अब तक की चीज़ें निकल के आ रही हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कुछ पोस्टर भी जारी किए गए हैं पुलिस की ओर से। हाँ, कार्रवाई जो लोग उपद्रव किए थे और जो अराजक तत्व हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है और लोग इसमें हम लोग पूरी सतर्कता के साथ उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लोग उपद्रव में शामिल थे। बाकी किसी के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और निर्दोष लोगों को तो छूने का कोई मतलब ही नहीं है। जिन लोगों के पोस्टर जारी करे पुलिस ने, उनको चस्पा किया जाएगा? कहाँ कहाँ पर चस्पा करेंगे? ये लोगों को बताया जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग जिनके हाथ में पत्थर है या जो लोग तोड़ फोड़ नजर आ रहे हैं तो कुछ लोगों को पता चले, ताकि जो लोगों को मन से डर निकले कि वो जबरदस्ती वो डरे ना। बाकी जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरों में कुछ नाबालिग भी नजर आ रहे हैं, क्या उनको भी कुछ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, अब तो उनके मिलने के बाद कार्रवाई हुई। क्या होता है, जो नाबालिग के लिए भी कानून है, अलग अलग तरह के कानून है और उसके नाबालिग अगर कोई गलती करता है या कोई बालिग करता है तो अलग अलग तरह की व्यवस्था हमारे
समाधान की व्यवस्था है उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब तक टोटल कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है जुम्मे के बाद जब से ये हिंसा हुई? अभी तक तो बताइए 92 गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी। संजय त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे यही है कि हमने दो जगह की खबर दिखाई, दो राज्यों की खबर दिखाई। एक राज्य उत्तर प्रदेश जहां सीधा सीधा संदेश कि मासूम को छेड़ा नहीं जाएगा और उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उधर अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर पहले पोस्टर लगाया गया, फिर पोस्टर हटाया गया। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि सीए कानून के तहत भी पोस्टर हटाने का आदेश दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन लगातार पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। कैसे समझें इसको? पॉलिटिकल विल पावर का फर्क है शोभना। यहाँ पर ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि अगर कोई हिंसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। करीब 56-57 लोग जो नामजद हैं वो तो चूँकि आइडेंटिफाइड हैं। इसके अलावा 5000 से ज़्यादा लोग अज्ञात हैं। उनकी तलाश के लिए पोस्टर जारी किया गया है। 59 उपद्रवी ऐसे हैं जिनको पहचान लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। यहाँ के एसएसपी ने हमें एक जानकारी और दी कि जब जावेद पंप का घर गिराया जा रहा था तो उसमें संदिग्ध दस्तावेज मिले थे और उन दस्तावेज में ये लिखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुमे की नमाज के लिए अटाला पहुँचे, अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उससे निपटे भी। और साथ ही साथ माननीय अदालत के खिलाफ भी तल्ख टिप्पणियाँ की गई हैं, उस आधार पर भी कार्रवाई हो रही है। तो एक और तो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। दूसरा मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो आने वाली जुमे की नमाज है उसकी तैयारियाँ भी तेज़ हैं। गलियों में सन्नाटा जरूर नजर आएगा। पुलिस और आरएएफ के जवान यहाँ मुस्तैद नजर आएंगे। और जो ये रास्ता है जहाँ पर उस दिन हिंसा भड़की थी, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा इस रास्ते की तस्वीर दिखाएं कि ये रास्ता लगातार जो बंद था उसको अब खोला जा रहा है, यातायात सामान्य किया जा रहा है, स्थितियाँ बेहतर करने की भी कोशिश हो रही है। तो जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ आपने देखा किस तरह से जो पोस्टर जारी हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल ठीक है संजय त्रिपाठी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि प्रयागराज के अटाला में इस जुम्मे में किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। अटाला इलाके में ईंटों के ढेर को भरकर गाड़ी से हटाया जा रहा है। संजय त्रिपाठी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए आप। बीते जुमे को प्रयागराज में हुई हिंसा को देखते हुए इस बार के जुमे की तैयारियां खास है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अटाला इलाका है और यहाँ पर जो भी गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं उनको नगर निगम का बुलडोजर यहाँ से भरकर ले जा रहा है। और सामने जो नगर निगम का ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है उसमें ये सारी गिट्टी डाली जाएंगी। ये जो तैयारी है ये एहतियात के तौर पर की जा रही है जिससे कि इस बार के जुमे में किसी तरह की स्थिति ना बिगड़े। लोगों ने जिस तरह का पथराव पिछले जुमे पर किया था उस तरह का पथराव यहाँ ना होने पावे, तो लगातार नगर निगम की गाड़ियाँ इस वक्त आप देख सकते हैं सामने ये जो बुलडोजर है ये इस वक्त गिट्टियाँ रोड़े जो रास्ते में रखे हुए हैं उनको उठा करके यहाँ से ले जा रहा है। और ये सारी कुछ जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश के बाद किए जा रहे हैं। ये भी निर्देश दिए गए कि यहाँ पर जो बड़े ईंट रखी हुई हैं इनको यहाँ से ना हटाया जाए क्योंकि ये भवन निर्माण के लिए रखी गई हैं। लेकिन यहाँ जो बाकी टूटे हुए रोड़े रखे हैं, ईंट पत्थर रखे हैं, उन सभी को यहाँ से समेटा जा रहा है। और हम अब मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने कैसे कल ही सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ को लॉन्च किया था, लेकिन आज ही आम लोगों से लेकर सियासी विरोध शुरू हो चुका है इस योजना का। ये सेना में भर्ती के लिए सरकार के नए प्लान अग्निपथ का विरोध है। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में बवाल मचा है। खासकर दो शहर बक्सर और मुजफ्फरपुर में छात्र सड़कों पर उतर गए, रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। सड़क पर की जा रही ये आगजनी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर जमा ये भीड़ सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे छात्रों की है जो कल लॉन्च किए गए अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान काशी पटना एक्सप्रेस ट्रेन को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पथराव भी किया गया। रेलवे ट्रैक पर छात्रों का हंगामा देख आरपीएफ और रेलवे थाने की पुलिस पहुंच गई। उग्र हो चुके अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने की कोशिश हुई। प्रदर्शन पर उतारू इन छात्रों का कहना है कि हमारी तैयारी बेकार हो गई है। 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया। 2-3 बार एडमिट कार्ड दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा।
और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। इन छात्रों की नाराजगी इस बात से भी है कि फौज में नौकरी के उनके सपने को झटका लगा है। डिमांड ये इसलिए 2 साल से आर्मी के एग्जाम हुआ है, एग्जाम नहीं हुआ है आर्मी रैली होने के बाद, और टीओडी वापस लेने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, वो एग्जाम हम लोग को शुरू किया जाए। ऐसी ही तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी दिखी, जहां सेना में अग्निवीरों की बहाली के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर आगजनी की गई। हमारी मांगे पूरी करो, रैली शुरू करो। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्कर चौक पर हंगामा हुआ। गोबर सही चौक पर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। भगवानपुर गोलंबर पर भी बड़ी संख्या में छात्र जुटे और आग जलाकर NH-28 को थोड़ी देर के लिए जाम कर दिया। गुस्साए छात्रों की दलील है कि महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन है। बिहार में छात्र गुस्से में जरूर हैं, वजह भी साफ है कि योजना के मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती महज 4 साल के लिए ही होगी, लेकिन उसी में यह भी साफ किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी दिलवाने में सेना मदद करेगी। प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिलने में भी आसानी होगी, क्योंकि सेना में नौकरी से प्रोफाइल मजबूत बनेगी। लेकिन बिहार के छात्रों के बीच जो चिंता और समस्या दिख रही है, उसका समाधान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट से भी निकलता दिख रहा है, जिसमें सीएम योगी ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को राज्य की पुलिस में भी नौकरी दी जा सकती है। तो ये भी एक रास्ता हो सकता है अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी मुहैया कराने का। दूसरा रास्ता गृह मंत्रालय ने सुझाया है, जिसमें वादा किया गया है कि केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्स में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन छात्र ही नहीं, राजनीतिक विरोधी भी अग्निपथ योजना पर सवाल उठा रहे हैं। 18 साल के बच्चे की भर्ती करेंगे, 22 साल में उसको बंदूक और बंदूक का लाइसेंस थमा के छोड़ देंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं? देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या उसको रोजगार देने का आपकी नियत नहीं है? आपकी नियत में खोट है। वो नौजवान कौन होगा? आरएसएस का कार्यकर्ता होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, या कौन होगा? ये देखने वाली बात है। अगली खबर आपको नागपुर से दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ नागपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। नागपुर के गिट्टी खदान थाने की पुलिस ने शेख हुसैन के खिलाफ धारा 294 और 504 के तहत FIR दर्ज की है। 2 दिन पहले राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और आज अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। धारा 294 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो राहुल गांधी से पूछताछ ईडी कर रही है, लेकिन कांग्रेसी नेता शेख हुसैन जो है उनको गुस्सा मोदी पर आ रहा है और मोदी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया जिस पर बवाल मचा हुआ है, अब आपको वो बयान सुनवा देते हैं। आप भाषा हमें बीप करनी पड़ी है क्योंकि आपत्तिजनक भाषा है, लेकिन आप देखिए, सुनिए। में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। क्या बोलेंगे? यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो भाषा का स्तर जो है वो निम्नतम स्तर का इस्तेमाल किया गया इस कांग्रेसी नेता के द्वारा। उधर पुलिस में केस दर्ज होने के बाद भी शेख हुसैन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। शेख हुसैन का कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। शेख हुसैन के मुताबिक प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जो कुछ कहा था वो एक मुहावरा है। मैंने जो भी भाषण दिया पार्टी के हित में दिया और पार्टी की बात को मैंने उनके सामने पूरी भाषण में रखा हो। मैंने कोई ऐसी गलत बात तो कोई बोली नहीं है। आपने जो बयान दिया था उस पे क्या आप माफी मांगने को तैयार हैं? नहीं, मैं गलत कुछ बोला नहीं तो माफी काहे को मांगूंगा? मेरे को बताइए ना, कुछ गलत बोला ही नहीं मैंने। जनता की बात को रखना, किसानों की बात को रखना, बेरोजगारी की बात को रखना,
समझे क्या? महंगाई के खिलाफ बोलना ये कोई गलत बात थोड़ी है ना। तो उधर कांग्रेसी नेता शेख हुसैन के बयान का कांग्रेस खंडन कर रही है, तो बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुन लेते हैं। जब गंदी गालियां प्रधानमंत्री देते हैं कांग्रेस नेतृत्व को, उसको भी इसी तर्ज पर उठाते। मैं खंडन करता हूं कांग्रेस के। अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे विनम्रता से और सादर से। और मैं सबको कहूंगा, प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कोई बात कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कहे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। देखिए, इस प्रकार के घृणित बयान प्रतिक्रिया के योग्य नहीं है, परंतु यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है, यह उसका क्रमशः प्रमाण है। तो आपने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को सुना, उधर आपने सुधांशु त्रिवेदी को भी सुना, और दोनों नेताओं को सुनवाने के बाद हम आपको बताना चाहते हैं आज की बड़ी खबर, क्योंकि जो बयान दिया गया वो किस खबर पर दिया गया वो जानना बहुत जरूरी है। और आज तीसरा दिन है जब राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो रही है। तीसरे दिन दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए राहुल गांधी अपने घर से निकल गए हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। पहले राउंड में 3 घंटे की पूछताछ ऑलरेडी राहुल गांधी से हो चुकी है। ये पूछताछ लगभग दो दिन पहले 10 घंटे और 11 घंटे लगभग चली, और आज तीसरा दिन है। लंच से पहले लगभग 3-3.5 घंटे की पूछताछ हुई, और लंच के बाद एक बार फिर राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए। सवाल जवाब जो है वो लगातार सिलसिला जारी है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सीए से पूछ कर बताऊंगा। कुछ कागजात राहुल गांधी को दिखाए जा रहे हैं और उनसे जवाब मांगा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपको जानकारी है कि नहीं है, जो आपने पेमेंट किया वो आपने किस मोड में किया, जो डोटेक्स कंपनी है उसमें हिस्सेदारी को लेकर, उसमें जो शेयर्स को लेकर वो पूछताछ हुई है। पहले राउंड की में 3 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पूछताछ जो 3 दिन से चल रही है, तीसरा दिन है आज, और तीसरे दिन के सेकंड राउंड के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। 3 दिनों से जो पूछताछ चल रही है, 2 राउंड की पूछताछ चल रही है। लंच ब्रेक में वो घर चले जाते हैं, खाना खाकर वो फिर वापस आ जाते हैं। पहले दिन तो वो अपनी मां से मिलने पहुंचे थे गंगाराम अस्पताल, उसके बाद फिर वो ईडी की पूछताछ करने पहुंच गए थे। 3 दिनों से 2 राउंड की पूछताछ, अब तक कुल मिलाकर 25 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन 2 राउंड में 10.5 घंटे लगभग पूछताछ हुई, दूसरे दिन 2 राउंड में करीब 11.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई। आज तीसरा दिन है, अब तक 3 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, और दूसरे राउंड की यानी तीसरे दिन के दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, कल की पूछताछ में डोटेक्स कंपनी और शेयर्स को लेकर ईडी की पूछताछ जो थी वो आगे बढ़ी थी, आज क्या ऐसी पूछताछ हो रही है और इतना वक्त जो लग रहा है, कहीं गिरफ्तारी की तैयारी तो नहीं हो रही है राहुल गांधी की? मैं शोभना फिलहाल अभी इस बाबत नहीं कह सकता कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी की कोई योजना तैयार की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी से पूछताछ का सिलसिला जारी है और ईडी सूत्रों का यह दावा है कि फिलहाल गिरफ्तारी तक बात अभी नहीं पहुंची है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में राहुल गांधी ने कुछ दस्तावेज, कुछ कागजात उपलब्ध कराने को कहा था। वो दस्तावेज और कागजात राहुल गांधी अपने साथ लेकर आए हैं, उन्होंने ईडी को सौंप दिए हैं। वो अपने साथ एक महिला वकील को भी लेकर अपनी गाड़ी में आते हैं, लेकिन उस महिला वकील को उस कक्ष में जाने की इजाजत नहीं है जहां राहुल गांधी से पूछताछ की जाती है। आज की जो पूछताछ है वो बेहद दिलचस्प है शोभना। मैं आपको बता दूं, आज उनसे कांग्रेस के बड़े नेता की हैसियत से पूछताछ हो रही है, और दूसरी तरफ उनसे यंग इंडियन के सबसे बड़े हिस्सेदार के तौर पर भी पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि आदमी एक है, शख्सियत एक है, लेकिन उसके रूप 2 हैं। एक तरफ जहां उनसे पूछा जा रहा है कि यंग इंडियन को कांग्रेस ने अनसिक्योर्ड लोन दिया था, कितना दिया था, दूसरी तरफ पूछा जा रहा है कि यंग इंडियन की जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है उसने अपने खातों में ये क्यों नहीं लिखा कि कांग्रेस से लोन मिला है, वहां पर पार्टी नाम क्यों दिया गया कि पार्टियों से पैसा आया था और ये पैसा लखनऊ और अन्य जगहों पे कंस्ट्रक्शन के लिए आया था, कौन सी पार्टी है। तो यानी दोनों ही तरफ राहुल गांधी हैं, चाहे वो कांग्रेस नेता की हैसियत से हों और चाहे वो यंग इंडियन
के सबसे बड़े हिस्सेदार के तौर पर। तो राहुल गांधी के लिए आज बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है और इन सब इस पूरी स्थिति के बीच राहुल गांधी ईडी कार्यालय में सवालों के जवाब देने में लगे हुए हैं। शोभना, बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश तिवारी, क्योंकि आप वहां ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और लगातार 3 दिन से इस खबर को फॉलो भी कर रहे हैं। राहुल गांधी को रोज आप अंदर जाते हुए बाहर आते हुए भी देख रहे हैं। अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो क्या तनाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप समझ रहे हैं 11 घंटे की पूछताछ आसान नहीं है। बिल्कुल शोभना, आप ठीक कह रही हैं। राहुल गांधी जब पहले दिन गए थे तो बड़े आश्वस्त से गए थे, लेकिन शाम को जब वो लौटे तो चेहरे पर हल्का सा तनाव था। लेकिन दूसरे दिन जब वो गए और आए तो उनकी गाड़ी कहीं रुकी नहीं। पत्रकार उनकी गाड़ी के सामने उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। वो राहुल गांधी जो बीच सड़क पर खड़े होकर लोगों से बातचीत करने लगते हैं, वो राहुल गांधी पत्रकारों के रोकने पर भी उन्होंने अपनी गाड़ी धीमी नहीं की और उसी रफ्तार के साथ उनकी गाड़ी चली जाती है। और आज तीसरा दिन है। आज तो राहुल गांधी ने पत्रकारों की तरफ देखा भी नहीं और उनकी गाड़ी उसी तेजी के साथ गई और उसी तेजी के साथ वापस आई। यानी कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी चेहरे पर भले ही कोई भाव रखें, लेकिन उनके अंदर तो तनाव का अंतर्दिन चल रहा है। शोभना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पूछताछ लगातार आगे बढ़ रही है और इस तेजी के साथ ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी को करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे सवाल है जिनका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। रोजाना 10-10, 11-11 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से चल रही है। आज तीसरा दिन है। सेकेंड राउंड की पूछताछ के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और जो जानकारी हमें मिल रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि गिरफ्तारी तक अभी बात नहीं पहुंची है। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि अभी पूछताछ आगे भी हो सकती है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और आज की बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी से आज तीसरे दिन भी ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। राहुल गांधी का सामना हो रहा है सवालों के साथ, लेकिन देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के बड़े नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का सत्याग्रह है, उधर कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, झूठे मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। ऐसा कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। और हम आपको बता दें कि राहुल गांधी से पूछताछ पर जमकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार के साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई। जैनेंद्र, मैं जानना चाहती हूं गौरव गोगोई से कि अगर ईडी जो है अगले 10 दिनों तक और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाएगी तो क्या इसी तरीके का हो हल्ला गौरव गोगोई और उनकी पार्टी सड़कों पर करती रहेगी और आम लोगों को परेशान करती रहेंगे? देखिए, ये सवाल मैं पूछता हूं, हालांकि कब तक पूछताछ चलेगी इसको लेकर के कुछ अंदाज़ा जो है वो फिलहाल लगाना सही नहीं होगा। और कांग्रेस ने तो अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जब तक पूछताछ चलेगी तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। गौरव जी, पूछताछ का तीसरा दिन है, अगर ये कंटिन्यू करता है, अगर माने कि 10 दिनों तक पूछताछ चलती है, क्या रोज़ आप लोग ऐसे ही सड़क पर उतरेंगे? और एक हमारे एंकर का सवाल है कि इससे आम लोगों को जो कठिनाई हो रही है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सत्याग्रह कभी विश्राम नहीं लेता। अगर आज संविधान का हनन हो रहा है, नागरिकों की और राजनीतिक दलों की जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो उसके विरोध पे तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि आज ईडी कांग्रेस पार्टी पे रेड कर रही है, कल आपकी चैनल पे कर सकती है। आज पुलिस कार्यकर्ताओं ने आपके पत्रकारों दोस्तों को भी पार्टी के कार्यकालों में घुसकर उनको मारा है, कल को आपके किसी को चोट भी पहुंचा सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हमने एक ग्रॉस अब्यूज़ ऑफ पावर हमने देखा है और ईडी और दिल्ली पुलिस को बीजेपी आरएसएस का कोई मानो शाखा जैसा उपयोग भाजपा नेतृत्व कर रही है। तो आप लोग अगर पूछताछ कंटिन्यू रहेगी तो आप लोग भी इसी तरीके से अपना एजिटेशन प्रदर्शन कंटिन्यू रखेंगे? विरोधी दल और विरोधी शक्ति और शक्तिशाली होनी चाहिए, क्योंकि आज वास्तविक भारत देश में कितनी समस्या हैं, बेरोजगारी को लेके है, चीन को लेके है, इन सभी से लोगों का जो दृष्टि है उसको भंग करने की कोशिश है, ये साजिश है। राहुल गांधी स्वयं एक नेता है जो बार बार मोदी जी को आक्रमण करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की ये साजिश है। तो ये साजिश को कभी हम पूरा होने नहीं देंगे। शुक्रिया गौरव बात करने के लिए। तो शोभना, आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक ये जो पूछताछ चलेगी कांग्रेस सड़क पर रहेगी। और खास तौर पे कल का जो कार्यक्रम है उसका तो ऐलान भी कर दिया गया। मेरे पीछे जो दरवाज़ा है, इसी दरवाजे के अंदर दिल्ली पुलिस घुसी थी कुछ घंटों पहले जब यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। हालांकि दफ्तर के अंदर से नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस जो है वो अंदर घुसी, उसने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उस दौरान कुछ पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की की, बदसलूकी की। इसके खिलाफ, कार्यालय में घुसने के खिलाफ कांग्रेस कल देश भर में राजभवनों
सदनों के सामने प्रदर्शन करने वाली है और जाहिर सी बात है कांग्रेस इस मुद्दे को आसानी से जाने नहीं देगी। पूरी तरीके से सहानुभूति बटोरने और अपने कैडर को मोबिलाइज करने के लिए कांग्रेस जो है वो जतन कर रही है। बिल्कुल जैनेंद्र, आप नजर बना के रखिए और कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर ईडी की, वो भी आप देखिए। भीड़ में रोक दिया गया। अरे हमको साइड में लगा लेते हैं कि सर ये स्थिति है, लेकिन बीच सड़क में रोक दिया 1 घंटे तक। मैंने कहा किस लिए रोका आपने? आपको पता है कि मैं नक्सल प्रदेश से आता हूँ, Z+ मेरी सुरक्षा है और इस प्रकार से आप रोक रहे हैं, मतलब मेरी सुरक्षा में आप खलल डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तो आपके पास कोई लिखित आदेश दे दीजिए। 1 घंटा तक बैठे रहे लेकिन वो लिखित आदेश नहीं दे पाए। आज सवेरे या जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो दोनों मुख्यमंत्री उनके उपस्थित थे, उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। आज तीसरा दिन है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं। और आपने सुना दोनों ही नेताओं को। सुधांशु त्रिवेदी ने अपना पक्ष रखा। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये पूरा सत्याग्रह किया जा रहा है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी परिवार को बचाने में जुटी हुई है। उधर भूपेश बघेल जो है वो अपनी सुरक्षा का हवाला देकर कह रहे हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है। और जिस PMLA कानून के चक्कर में राहुल गांधी पूछताछ का सामना कर रहे हैं, वो कानून क्या है, उसके बारे में पी चिदम्बरम क्या कह रहे हैं, वो सुनिए आप। चिदम्बरम साहब, आज तीसरी बार राहुल गांधी जी को बुलाया गया है, तीसरे दिन लगातार। आपको क्या लगता है किस दिशा में जा रहा है? इन विच डायरेक्शन? But this is the habit of the enforcement directorate. They will say that we have grilled the person for 10 hours, 11 hours, but effectively what they ask you is maybe 30 or 40 questions, and after every 3 or 4 questions they will take a long break. सर, उनका कहना है दे से दैट इस मैटर में ECIR is registered. They are not even showing the FIR of the predicate offence. We are saying there is no scheduled offence against Mr. Gandhi. If there is a scheduled offence, show us the FIR. आप लोगों के कार्यकाल में ड्यूरिंग योर टेन्योर बहुत ज़्यादा ताकत दी गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया गया था। आपको लगता है सर कि असीम ताकत दे दी गई है, शायद इस वजह से इस हद तक ईडी इस मामले में दखल दे रही है? This act was passed in the BJP government, right? This act may be called the Prevention of Money Laundering Act 2002. It was passed but not notified. When we came into office in 2004, because of FATF, we had to notify the act. We notified the act. Then when I was finance minister, I amended the act to lessen the rigor of some provisions. This was a draconian law. We lessened the rigor of some provisions. But then again, the BJP government amended the act in, I think, 3 times. They amended it in 2017, they amended it in 2018, they amended it in 2019 and added stringent provisions. So this act has been challenged in the Supreme Court. We'll have to wait for the judgment of the Supreme Court. Now show me one BJP ruled state in which this act has been applied by the current ED. Show me one BJP leader against whom this act has been applied. The act says it extends to the whole of India, but it is applied only in opposition ruled states and against opposition leaders. तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम गंभीर सवाल उठाते हुए ईडी की पूछताछ को लेकर कहते हैं सिर्फ 30-40 सवाल पूछते हैं, लंबे लंबे ब्रेक लेते हैं ताकि ये बताएं कि हमने जिससे पूछताछ की उसको ग्रिल किया 10-11 घंटे। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, 29 जून से नामांकन होगा और 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो अब 18 जुलाई को होगा
राष्ट्रपति चुनाव 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं नामांकन के बाद। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।